पता तो बहुत सही तरीके से वैसे डब्ल्यूडब्ल्यू को कि फैंस की कौन सी नर्व्स पे हाथ रखना है कि ये सारे लोग आने वाले शो के लिए एक्साइटेड हो जाएं। और अब चल रही है बात ब्रॉक लेसनर के बारे में। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you're watching Wrestle Chatter. आज इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं स्मैकडाउन के एपिसोड को, जो कि डबलिन आयरलैंड से था। और भाई क्या ही आज का क्राउड रहा है, पूरे शो को अच्छे से एकदम डिटेल में कवर करेंगे हर बार की तरह। और सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो बेकी लिंच के साथ होती है। मैं पहले तो समझ नहीं पाया कि बेकी लिंच आ क्यों रही है, क्योंकि दिमाग से एकदम से उड़ गया था भैया ये आयरलैंड से ही तो है, और जबकि वो तो इस वाले ब्रांड पर बिलोंग भी नहीं करती। लेकिन उन्होंने आज स्मैकडाउन के शो को शुरू किया। सबसे पहले तो लोगों ने उनको अच्छा रिएक्शन दिया, जबकि ऑब्वियसली वो एक हील कैरेक्टर है तो उनको रिएक्शन मिलता है, यू डिजर्व इट के चैंट लगते हैं। वो बता रही होती कैसे यहाँ पे जो डबलिन है उन्होंने वेट किया एक टेलीवाइज्ड शो का, फाइनली ये हो रहा है। मेरा जब एक टाइम मैं भी ऐसे शोज में आती थी, रैंडी ओटन के साथ मेरा आई कांटेक्ट हुआ था, मेरे लिए कैसे वो सब कुछ मतलब रखता था उस समय, कितनी बड़ी बात थी। लेकिन ये बोलते बोलते उन्होंने अपने हील कैरेक्टर में वो आ गई और कितना मस्त ट्रांजिशन लिया था यहाँ पे बेकी लिंच ने। वो कहती है यू डोंट डिजर्व इट, तुम्हारी तो शक्लें भी ऐसी हैं कि टीवी पे आ सके, ऐसा बेकी लिंच वहां पे क्राउड को बोल रही होती है। इतने में ही क्राउड भी फिर स्विच हो गया, वो वी वांट लायरा के चैंट लगा रहा था, लेकिन बिल्कुल क्लियर कर दिया बेकी लिंच ने कि मैं उसको हरा चुकी हूं, अब अपनी सांसों को व्यर्थ मत करो ये चैंट लगा के, क्योंकि वैसे भी उसका मेरे साथ कोई मैच होने नहीं वाला। उसके बाद STFU शट द एफ अप के जो चैंट है वो भी क्राउड वहां पे लगाने लग जाता है। इसके बाद तो बेकी लिंच ने सिर्फ अपनी तारीफ हो के पुल ही बांधे और उन्होंने बोला मेरे पास एक हॉट अमेरिकन हस्बैंड है। आज तक कभी उन्होंने सेथ रॉलिंस के आगे अमेरिकन नहीं लगाया होगा, लेकिन क्योंकि वो आज आयरलैंड में है और उनको ऐसे दिखाना है कि भैया मेरा तो अमेरिकन वाला बंदा है, तो इसलिए वो ऐसे करके बोल रही होती है। ये भी बड़ा फनी लगा। उस पर फिर लोगों ने सीएम पंक के भी चैंट लगा दिए। सोचो बेकी लिंच के सेगमेंट में सीएम पंक के चैंट लग रहे हैं, उन्होंने फिर सीएम पंक को ओल्ड एस भी बोल दिया। इतने में फिर टिफनी स्ट्रैटन आती है, वो कहती है कि तू यहाँ पे क्या कर रही है, चल निकलने यहाँ से वरना मैं तुझे मार के भगा दूंगी। उसके बाद फिर नाया जैक्स भी आती, नाया जैक्स कहती है तू कहाँ इन चक्कर में पड़ी है, तेरे पास तो और बड़ी प्रॉब्लम है। इसके बाद इन दोनों ने मिलकर जो है बेकी लिंच और नाया ने टिफनी स्ट्रैटन के ऊपर अटैक किया। जेड कारगिल आती है सेव करने के लिए और निक ऑल्डिस ने आके इस टैग टीम मैच को ऑफिशियल कर दिया। और ये टैग टीम मैच भी कोई बहुत ज्यादा लंबी लेंथ का था नहीं भाई, मतलब ये 7-8 मिनट टोटल सारी एंट्रेंसेस को मिला के ही था। एक वो सीक्वेंस बहुत बढ़िया था जब स्वांटन बॉम्ब के साथ बाहर गिरती है, पहले तो टिफनी स्ट्रैटन और नाया जैक्स की तो चटनी बना दी। सबसे पहले जेड कारगिल ने उनको पावर बॉम्ब किया, टिफनी ने अपना मून शॉट लगाया और उसके बाद जेड कारगिल का स्प्लैश आता है, जिससे ये जो मैच है वो जेड कारगिल और टिफनी स्ट्रैटन की टीम जीत जाती है। वैसे ये वाला मैच मेन इवेंट में था और ये चीज में थोड़ी सी पसंद नहीं आती कि चलो ठीक है समझ गए हम, होम टाउन में जैसा चल रहा है तुम उसी हिसाब से थोड़ा शो को भी स्ट्रक्चर करोगे, लेकिन ये भी ध्यान रखा करो भाई ये वर्ल्ड वाइड भी जाना है, इसको नेटफ्लिक्स पे भी लोग देखते हैं, तो फिर उस हिसाब से भी थोड़ा शो की ओपनिंग और मेन इवेंट रखा करो। ओपनिंग ठीक थी बट आई थिंक मेन इवेंट में इसका स्पॉट इतना मेरे को नहीं लगता देखो बनता था, बट ठीक है वो भी अंडरस्टैंडेबल है कि क्यों इस मैच को मेन इवेंट में डाला था। इसके बाद शो पर नेक्स्ट मैच आता है मिज एंड मेलो वर्सेस MCMGs के बीच में। MCMGs की हाइप मैंने फील की थी बहुत ज्यादा थी जब वो आए थे, लेकिन हर एक दूसरे तीसरे सुपरस्टार की तरह उनके साथ भी ऐसा हुआ है। आज तो मिज ने ही पिन कर दिया और मिज एंड कार्मेलो हेज की जो टीम है वो जीत जाती है। इसमें भी मैं ज्यादा इन्वेस्ट कर नहीं पा रहा है मिज एंड कार्मेलो हेज में, क्योंकि पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे अभी कुछ हफ्तों में भूल ही जाएंगे कि हमने ऐसा भी कुछ शुरू किया था। वहीं कार्मेलो हेज को लेके जो NXT के टाइम से लोग देख रहे वो तो सोचते भाई इसके साथ तो और कुछ बड़ा होना चाहिए, तो फिलहाल वैसे होते हुए नहीं दिख रहा, लेकिन चलो विक्ट्री उनको यहाँ पे मिल जाती है। इसके बाद बैक स्टेज से एक बड़ा मस्त सेगमेंट आता है और यह था जिमी ऊसो का। अब बिग जिम ने काम कर दिया है जिसकी वजह से लिल जिम बहुत टाइम बाद कुछ टाइम बाद आ सकता है, तो अभी तो इसी बारे में बात हो रही है, तो उनसे ही पूछते अच्छा कैसा तुमको लग रहा है, न्यूज वगैरह निकल रही है, तो बिग जिम जो है बहुत ज्यादा खुश है। इतने में ही फिर सैमी ज़ेन भी आते उन्होंने हक किया और सैमी ज़ेन ने आपको सैमी ऊसो बोलते हैं, कहते भाई बहुत जल्दी अंकल बन जाऊंगा, लेकिन फिर निकल के आती है MFT सोलो सिकोवा की पूरी गैंग और वो कहते हैं कि जब ये न्यू बॉर्न बेबी आएगा ना तो उसके बहुत सारे अंकल्स होंगे, मतलब कि वो फैमिली को जोड़ने की थोड़ी सी बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि फिर उसके बाद वो थोड़ा उनके अगेंस्ट ही बोल रहे होते हैं, कहते हैं मेरे नाम पे रख लियो, उसका नाम ज्यादा बढ़िया रहेगा। एक छोटा सा रिमाइंड करवा देता हूँ कि कल हैप्पी बर्थडे वाली वीडियो आने वाली है चैनल पे और बस फिर उसके लिए स्टे ट्यून्ड। सैमी ज़ेन कहते हैं कि भाई तू इस बारे में मत टेंशन ले, तू टेंशन इस बारे में ले कि तेरे पास है US चैंपियनशिप है और ये मैं तेरे से लेने वाला हूँ। इसके बाद सैमी ज़ेन को थोड़ा अंडरडॉग के तरीके से ही ट्रीट कर रहे होते सोलो सिकोवा, लेकिन सैमी ज़ेन ने एक बात क्लियर कर दी, भैया मेरे को अंडरडॉग मत समझियो, मैंने रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया है। तो आई थिंक यहाँ पे US चैंपियनशिप बस इंतजार कर ही रही है सैमी ज़ेन का, आज नहीं तो कल वो सोलो सिकोवा के पास से सैमी ज़ेन के पास आ जाएगी, कंसिडरिंग जिस तरीके से रिसेंटली हमने सैमी ज़ेन का पुश देखा है। इसमें कोई प्रॉब्लम
नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कैरेक्टर में डेप्थ लाने की जरूरत है। और वैसे भी सैमी ज़ेन इज अ वेरी गुड एंटरटेनर, वो हमने ब्लड लाइन सिनेमा से देखा है, तो एक्सपेक्टेशन आप उनसे हाई रख सकते हो। इसके बाद शो पर नेक्स्ट मैच आता है शार्लेट फेयर वर्सेस पाइपर निवन का, और रिंग साइड पे क्योंकि चेल्सी ग्रीन और सीक्रेट हरवे से तो उनकी डिस्ट्रैक्शन बहुत सारी होती है। शार्लेट फेयर को लेके जो रिएक्शन हर एक मूव पे वहां पे फैंस दे रहे थे, इस मैच को बहुत उन्होंने एंजॉय किया। स्पीयर कह रहा, मूनसॉल्ट के ऊपर किकआउट किया पाइपर नेवन ने, तो पाइपर नेवन को भी थोड़ा सा स्टैब्लिश कर रहे हैं, थोड़ा सा क्या स्पीयर और जब सबमिशन लॉक में उन्होंने फंसाया तो चेल्सी ग्रीन ने आंख में उंगली कर दी और उसके बाद अपना ड्राइवर लगा के पाइपर नेवन ने शार्लेट फेयर को पिन कर दिया है। अब मुझे तुम बोल लो कि भाई आउटसाइड इंटरफेरेंस थी या फिर डिस्ट्रैक्शन थी, जो भी था, अगर आप शार्लेट फेयर को पिन कर रहे हो ना तो वो बड़ी बात ही होती है हमेशा, और वो चीज पाइपर नेवन के साथ हुई है। मतलब कि ये थोड़ा सा सीरियस भी ले रहे हैं इस ग्रुप को, और पाइपर नेवन को ऐसे स्टैब्लिश कर रहा है कि चेल्सी ग्रीन चलो भले ही थोड़ा फनी या फिर वो कॉमेडी एक्ट वाली है, लेकिन अगर इसके साथ कुछ सीरियसनेस जोड़नी है तो पाइपर नेवन वो वाला काम अच्छा कर सकती हैं। इसके बाद शो पर नेक्स्ट सेगमेंट आता है जो कि आज का हो सकता है बहुत सारे लोगों का स्मैकडाउन का सबसे फेवरेट सेगमेंट हो। जॉन सीना की एंट्रेंस होती है। जॉन सीना की एंट्रेंस पर जो टाइटनट्रॉन है वो ग्रीन है, बहुत तगड़ा रिएक्शन उनको मिला, और जिस टाइम पे उनका इंट्रोडक्शन हो रहा था आप क्लियरली देख भी सकते थे कि जॉन सीना इमोशनल भी थे। क्राउड से जब बहुत ही तगड़ा रिएक्शन आ जाता तो जॉन सीना अपने इमोशंस को होल्ड नहीं कर पाते, वो दिखते हैं, और वो हमने यहाँ पे भी देखा था, वो तो बंदे का हील रन चल रहा था, इस वजह से वो ज्यादा एक्सप्रेस अपने भावों को दिखा नहीं पा रहा था। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे ही वो माइक पर बोलने के लिए जाते हैं लोगन पॉल का म्यूजिक हिट हो जाता है और क्राउड ने उसके ऊपर तगड़ी वाली बूज करी। उसके बाद लोगन पॉल रिंग में आते हैं और कहते हैं इट इज गुड टू बी बैक इन इंग्लैंड, और ऐसा उन्होंने इस बंदे को पता है भाई वो आयरलैंड में है, लेकिन क्योंकि वो इस तरीके से दिखा रहे हैं कि भाई नहीं मैं तुम्हारी कंट्री को ज्यादा भाव नहीं देता, और कहते हो तुम सारे के सारे लोग एक ही जैसे होते हो, नशेड़ी होते हो, वॉश्ड अप होते हो, फेलियर से भरे हुए रहते हो। और फिर से वो अपना वही मुद्दा लेके आते हैं जो कि आउटसाइडर वाला था। कहते हैं 4 साल से हो गए मुझे इस कंपनी में, बाकी से अच्छे मैचेस में रेसल कर रहा हूं, बहुत ज्यादा टाइम दे रहा हूं, तुम इडियट लोग कब एक्सेप्ट करने वाले हो कि मैं आउटसाइडर नहीं हूं। उल्टा वो जॉन सीना को कॉर्पोरेट गाय बोल देते हैं, कहते हैं ये बंदा वही करेगा जो कि बॉस चाहता है, इसीलिए तो ये ऑस्कर्स में नेकेड चला गया था, ऐसा करके वो बोलता है कि देखो लोगन पॉल को ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कहते हैं मैं हर पीएलई के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा करता हूं, अपनी लाइफ को ऑन द लाइन रखता हूं तुमको अच्छा शो दिखाने के लिए। लेकिन ये जॉन सीना क्या करता है, इतने साल हो गए इसको, इसके पास सिर्फ गिनती के 5 ही मूव हैं, ऐसा करके वो जो यू कैन नॉट रेसल वाले चैंट लगते थे पहले जॉन सीना को लेके, उनको और फीड कर रहे होते हैं, और जॉन सीना को कहते हैं दिस इज माई हाउस, ऐसा करके वो बता रहा है कि भाई जॉन सीना तू बिलोंग नहीं करता है, अब जो है सिक्का मेरा ही चलने वाला है। अब इन सारी बातों को जॉन सीना बहुत ही आराम से सुन रहे थे, ऐसे कि जैसे कि तू खत्म कर ले, उसके बाद जब मैं बोलूंगा तो मैं अपनी बातों से तुझे पूरा ही खत्म कर दूंगा, और एग्जैक्टली वैसा ही जॉन सीना ने यहाँ पे किया भी। वैसे ही ये दिख रहा है मुझे, दिखा दूं भाई, अगर आपके गले वाले में कुछ प्रॉब्लम हो तो ये आप कर सकते हो, योगी कंठी का। अगर आज मेरी आवाज़ अभी इतनी बुलंद होकर हो रही है तो इसकी वजह से आयुर्वेदिक चीज़ में थोड़ा टेस्ट अजीब सा होगा, ये मैंने बीच में पता नहीं क्यों बोल दिया, बट जो भी है ये मुझे दिख गया तो बता दिया आपको, क्योंकि बहुत हेल्प की इसने मेरी रात में भी और अभी इस वीडियो को बनाने से पहले भी। तो फिर से अपनी बुलंद आवाज़ में दोबारा से बात करते हैं, और जॉन सीना ने भी अपनी बुलंद आवाज़ के साथ सबसे पहले अप्रिशिएट किया लोगन पॉल को। कहते हैं भाई इसकी जो प्रेजेंस है वो अनडिनाइबल है, ये ट्रिमेंडस एथलीट है, ये फ्यूचर चैंपियन है, ये मेन इवेंटर भी बनेगा रेसलमेनिया का, ऐसे करके बोल रहे होते हैं। लेकिन ये वो सारी चीजें हैं जिसपे यकीन रखा जाता है कि ये सत्य है, लेकिन फिर ये अपसेट भी करती हैं। और उसके बाद कहते हैं कि लोगन पॉल आउटसाइडर नहीं है भाई, ये एक डिसअपॉइंटमेंट है। मैंने तेरे से घंटों बात की थी लोगन पॉल, जब तू डब्ल्यूडब्ल्यू में आ रहा था कि हम ऐसे कर सकते हैं वैसे कर सकते हैं, लेकिन तूने डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी में आके किया क्या, तूने बस इसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह ही तो देखा है। और ऐसा बोलने से पहले वो प्राइम का जो सेक्शन है हाइड्रेशन वाला, वहां पे जाते हैं और वो पूरी जो कार्ट है उसको उन्होंने धक्का ही दे दिया कि ले तेरी ऐसी की तैसी। और ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव चीज भी हो सकती है, क्योंकि भाई प्राइम डब्ल्यूडब्ल्यू का स्पॉन्सर है और तुम उसी को आगे गिरा रहे हो, भले ही तुमको स्टोर लाइन में यूज करो, लेकिन ये लोगन पॉल का थोड़ा खुला दिमाग है जो कि इस चीज को भी एक प्रमोशनल एक्टिविटी की तरह ही देखता है। इसी वजह से ऑब्वियसली ये जो सेगमेंट है वो हो पाया। और उसके बाद कहते हैं कि लोगन पॉल तेरे जैसे लोग बुली करते हैं, हमारी फैमिली को बुली करते हैं, तू क्या कह रहा है, तो अपनी लाइफ को ऑन द लाइन रखता है मैचेस के लिए। कितने मैचेस के लिए, ग्रैंड टोटल उन्होंने बोला 23 मैचेस का, मतलब वो ऐसे करके बता रहे थे कि अच्छा भाई कितने ही मैचेस लड़ लिए तूने, 23 ही तो मैच लड़े। और अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो आई थिंक लोगन पॉल के शायद 23 मैचेस भी ना ही हो पूरे डब्ल्यूडब्ल्यू में। उसके बाद वो बोलते हैं मैं यहाँ पे 23 सालों से अपना खून पसीना बहा रहा हूं, तो वो उसको बिल्कुल ऐसे कंपैरिजन में रखते हैं कि भले ही तूने करे होंगे मैचेस, लेकिन मैं कितने टाइम से हूँ। 2010 में जब मैं शेमस के साथ यहाँ पे बिना कैमरास के मैच लड़ रहा था, हाउस शो में था, उस टाइम पे तू अपने भाई के साथ वाइन्स वाली वीडियो
बनाता था, समझ रहा है? तो डिफरेंस देख इन चीजों में। कहते तेरे अंदर पोटेंशियल है, तेरे अंदर वो सारी चीज है, लेकिन हम दोनों को जो चीज अलग बनाती है वो है कि मैं हमेशा सवाल पूछता हूं कि इस बिजनेस को मैं क्या दे सकता हूं, लेकिन तेरा सवाल होता है कि इस बिजनेस से मैं क्या ले सकता हूं। और ये सारी बातें जॉन सीन जैसे प्रोमो में एक सबसे खास बात क्या होती है, कुछ ऐसा बोल दो जो कि फैंस को बिलीव करवाए, सबसे ज्यादा बिलीवेबल है। और इस प्रोमो के अंदर वो एक एक सारी चीजें थी, और ये तो सिर्फ शुरुआत थी अभी जॉन सीना की। उसके बाद वो कहते तू आउटसाइडर नहीं, चल तू पैरासाइट है और तू सब कुछ चूज लेना चाहता है इस बिजनेस से। तूने मेरे फाइनल मूवमेंट्स में जो डिजर्विंग लोग हैं उनसे मौके छीन लिए। वो डोमिनिक मिस्टीरियो का नेम ड्रॉप करते हैं, एजे स्टाइल्स का नेम ड्रॉप करते हैं, सेथ रॉलिंस, ऊसोस, जेकब फाटू, ये सब उन्होंने नाम बोले कि तेरी वजह से इन लोगों के साथ मैं नहीं लड़ पाया। कितने लेजेंडरी मैचेस हो सकते थे। और यहां पे क्राउड ने एजे स्टाइल्स का जो नेम है उसको भी चैन किया, क्योंकि आपको पता है जॉन सीना वर्सेस एजे स्टाइल्स ये ऐसा मैच है जो कि फैंस इस फेयरवेल टूर में देखना ही चाहते थे। अब शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको और हाईली कंसीडर कर सकती है, क्योंकि फैंस ने वहां पे इसका चैंट भी किया। उसके बाद कहता है कि ये सारे लोग मानते हैं कि मैं तेरे साथ अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं, तो भाई ये बात ध्यान रख ले, क्लैश इन पेरिस में तेरा सबसे इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है, क्योंकि तुझे हसल का तो पता है लेकिन लॉयल्टी एंड रिस्पेक्ट के बारे में तो कुछ भी नहीं जानता। तो अपना ए गेम लेके आइए, क्योंकि तेरा जो ओपोनेंट है वो गोट होने वाला है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। ये मतलब पहले तो मुझे लगा लोगन पॉल का क्या मस्त भाई प्रोमो लाइन से, उसके बाद जब जॉन सीना ने जो खात्मा किया लोगन पॉल का अपनी बातों से, लोगन पॉल को गुस्सा आ गया। उन्होंने पहले ऐसे करके टोपी उड़ा दी जॉन सीना की, जो कि बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल था, लेकिन जॉन सीना अपना हीरो आदमी है, एक आध धक्के मारने पे भी उसने कुछ कहा नहीं। लेकिन फिर जब लोगन पॉल ने अपने हाथ स्विंग किया तो उसको उन्होंने अपने डबल ए फिनिशर में बदल दिया, और उसके बाद उनको वहां पे जो है पटक के चले जाते। एक ही फिनिशर में लोगन पॉल वहां पे ढह गया। और उसके बाद बैक स्टेज भी देखते हैं कि लोगन पॉल जब जा रहे होते हैं तो ड्रू मैकिंटायर उनको प्रेप टॉक दे रहे हैं कि भाई तू कर सकता है, तू ऐसे वैसे करके, कि भाई देख ले व्हाटएवर इट टेक्स, ऐसे करके उन्होंने सेगमेंट दिखाया। और क्या ये डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंट भी कर रही है कि शायद ड्रू मैकिंटायर भी नेक्स्ट इन लाइन हो सकते हैं इस फेयरवेल टूर के अंदर, क्योंकि ये यारी दोस्ती तो दिखा रहे, तो मे भी वहां से फिर जो कहानी है जॉन सीना और लोगन पॉल से, फिर वो स्विच कर सकती है जॉन सीना और ड्रू मैकिंटायर की तरफ, जो कि एक मैच है फैंस देखना भी चाहते हैं। इसके बाद शो पर एक मैच होना था, ये था एलिस्टर ब्लैक वर्सेस आर्ट्रूथ का, लेकिन आर्ट्रूथ थे नहीं, क्योंकि वो डबलिन तो पहुंच गए, लेकिन आयरलैंड वाले नहीं बल्कि जॉर्जिया वाले। तो कैसे मैं एक बंदा अपनी तरफ से भेज देता हूँ, डेमन प्रीस्ट आते हैं। अब मैच इनका कुछ हुआ नहीं, ऐसे ही लड़बड़ जाते, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जस्ट यहाँ पे एक सेगमेंट डाला था। ड्रू मैकिंटायर का भी प्रोमो सेगमेंट था, और ड्रू मैकिंटायर भले ही हील हैं लेकिन उनके लिए चैंट लग रहे थे, जो कि एक हील सुपरस्टार को सुन के रात में नींद कितनी अच्छी आती होगी, कि भले ही वो कैरेक्टर कुछ और प्ले कर रहा है, लेकिन क्योंकि लोग उसके कैरेक्टर वर्क को अप्रिशिएट करते हैं, उसके काम को पसंद करते हैं। और डेफिनेटली यही चीज ड्रू मैकिंटायर ने भी फील करी होगी। जब वो लिटिल बिच बोलते हैं ना कोडी रोड्स को, क्राउड ने इसके ऊपर चीयर किया। तो मैं तो मान रहा था कि अगर कोडी रोड्स भी यहाँ पे होते, इनका कुछ फेस ऑफ होता प्रोमो में, तो क्या कोडी रोड्स को बूज होने वाली थी यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर के सामने। खैर कोडी रोड्स थे नहीं तो कुछ कह नहीं सकते। कहते हैं कि कहाँ है भैया मेडिकल अपडेट, कोई बताओ कोडी रोड्स के बारे में क्या पता चला। कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम अब जब कोडी रोड्स में तुझे पिन करने वाला हूं ना, तो मैं तेरी चैंपियनशिप भी लेने वाला हूं। और मैं बैक स्टेज भी चल रहा था, तेरा कोई यार दोस्त बचा नहीं है। अब जैसे ही उन्होंने ये बोला, क्राउड एकदम से पॉप हुआ। अब ऐसा उस समय स्क्रीन पर दिखा नहीं था कि हुआ क्या है। फिर भाई क्या पता चला कि पीछे से खड़े हैं रैंडी ओर्टन, और ड्रू मैकिंटायर भी कंफ्यूज, भाई क्या हो गया, अचानक से लोग चिल्ला क्यों रहे। और जैसे ही वो पीछे मुड़े, भाई एक आरकेओ आउट ऑफ नोवेयर इंतजार कर रहा था उनका, परफेक्टली उन्होंने लैंड किया। रैंडी ओर्टन उसके बाद पोज करते हैं, और क्राउड ने जो है रैंडी ओर्टन का म्यूजिक भी साथ में गाया, और रैंडी ओर्टन भी उस मूवमेंट को बहुत एंजॉय कर रहे थे। यार रैंडी ओर्टन देखो, ट्रिपल एच तुम्हारे साथ खेला खेल रहा है, मुझे लग रहा है गाने गवा गवा के तुम्हें खुश रख रहा है। लेकिन ये बात ध्यान रखना, तुमको बहुत जल्दी सीरियस स्टोरी लाइन के अंदर भी आना है, वरना तुम्हारा भी उम्र ज्यादा देखो बची नहीं है, फिर हम रोते रह जाएंगे कि सर्वाइवर सीरीज में वापस आया था रैंडी ओर्टन और इतना टाइम हो गया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनके साथ कुछ सीरियस किया भी नहीं। अब बिल्कुल शो के क्लोजिंग मोमेंट में एक और सेगमेंट था, और ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी बन गया है, क्योंकि जब ये नेटफ्लिक्स पर एयर हुआ तो कुछ अलग था, और क्योंकि यूएस की टाइमिंग के हिसाब से वहां पे आई थिंक लाइव नहीं था, तो इन्होंने इसको डिफरेंट एंगल से फिर फिल्म किया, क्योंकि ये सेगमेंट इतना ज्यादा कैमरे पे दिख रहा है कि यार बड़ा ऑकवर्ड और अजीब सा है। तो सेगमेंट क्या था पहले वो एक्सप्लेन करता हूं। जॉन सीना बैक स्टेज चल रहे होते हैं, इसके बाद निक ऑल्डिस आते हैं उनके पास और कहते हैं कि मैंने कुछ सुना है ब्रॉक लेसनर से, आई जस्ट हर्ड फ्रॉम ब्रॉक लेसनर। अब ये सुनते ही जॉन सीना की थोड़ी सी टिपिट्टी गुल हो गई, लेकिन वो बात क्या थी वो जानने से पहले ही लोगन पॉल ने आके पंच कर दिया जॉन सीना को, और लोगन पॉल उसके बाद वहां से सरक लेते हैं और जॉन सीना गिर गए। अब जो ये नेटफ्लिक्स वाला एंगल है वहां पे तो भाई इतना ज्यादा नकली लग रहा है ना, और जॉन सीना की जो एक्टिंग है वो भी लग नहीं रही कि इसको हॉलीवुड में जाना चाहिए था। बिल्कुल वो कैमरा पता नहीं, या तो कैमरा एंगल था, वो एक ही बिल्कुल कट में उसको किया, लेकिन उसके बाद शायद उनको रियलाइज हुआ कि पंच भी बहुत ज्यादा नकली सही लगा है। तो जब इन्होंने इसको यूएस में एयर किया तो उसके बाद डिफरेंट एंगल से किया, तो थोड़ा सा डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कहा इसको दोबारा ही कर लो भाई, ये बहुत ज्यादा बकवास सा ही दिख रहा है। तो ये उन्होंने थोड़ा सा
इम्प्रोवाइज किया। बहुत टाइम लग गया इस वर्ड को मेरे दिमाग में आने में। अब यहाँ पे लास्ट में उन्होंने ब्रॉक लेसनर वाली चीज क्यों टपकाई है, इसलिए टपकाई है क्योंकि इन्होंने टीज कर दिया है क्लैश इन पेरिस के लिए ब्रॉक लेसनर की एक पॉसिबल अपीयरेंस को, जो कि इतने टाइम से हम लोग स्पेकुलेट भी कर रहे हैं। तो इनको पता है कि एग्जैक्टली किस, वो जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला कि पता होता है कि किस मौके पे किस पॉइंट पे क्या चीज करनी है कि फैंस को हाइप किया जा सके आने वाले शोज के लिए। अब क्या डिलीवर होगा उसके ऊपर वो तो आगे ही देखेंगे, बट आज की स्मैकडाउन को मैं 4 स्टार की रेटिंग दूंगा। बहुत सारी ऐसी चीजें भी थी इस शो पर जो कि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट फील नहीं होंगी, स्किप कर सकते हो, इस वजह से आई थिंक रेटिंग कम है। वरना सब कुछ अगर मस्त होता तो ये बहुत तगड़े लेवल का शो था ऑब्वियसली, क्योंकि आज स्टोरी की जो प्रोग्रेशन है वो भी काफी अच्छी हुई है। यस, कल हैप्पी बर्थडे वाली वीडियो के लिए इस चैनल के साथ चिपके रहना। ये वीडियो यहां तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।